नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन। रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थी एक बार फिर से सचेत हो जाएं, क्योंकि परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। अब चाहे उस तिथि को परीक्षा हो चाहे ना हो, पर आप ये मान के चलें कि 26 सितंबर को परीक्षा होगी और आपको बिल्कुल इन 3 महीने में बहुत ही शानदार तरीके से लगातार मेहनत करनी है। चलिए, रीट की जिन शिक्षण विधियों पर हम चर्चा कर रहे थे या शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों की बात कर रहे थे, तो शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे फर्स्ट के नाम से जो टॉपिक था वो हमने सारे वीडियो, सारे प्रकरण, सारे टॉपिक पर हमने चर्चा भी कर ली, पढ़ भी लिए और सबके प्रश्नोत्तर भी हमने किए हैं। आज सेकंड वाली यूनिट शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, सेकंड यूनिट हम शुरू करेंगे और जिसका सबसे पहला टॉपिक है परीक्षा शिक्षण प्रतिमान और आनुभाविक साक्ष्य। अब देखिए, नाम परीक्षा शिक्षण प्रतिमान और आनुभाविक साक्ष्य, दोनों का परीक्षा का नाम आते ही हमें समझ नहीं आता, लेकिन जब हम इसको अंग्रेजी में याद करेंगे, परीक्षा का मतलब होता है इंक्वायरी, शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग और प्रतिमान का मतलब होता है मॉडल। तो इंक्वायरी, टीचिंग, मॉडल और आनुभाविक साक्ष्य का मतलब होता है एम्पिरिकल एविडेंस, यानी कि जो अनुभव के आधार पर प्राप्त किए हुए साक्ष्य। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और 1-2 प्रश्न इसमें से हर परीक्षा में जहां ये टॉपिक होता है वहां जरूर आते हैं और विद्यार्थियों की दृष्टि से, पढ़ाई की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए चर्चा करते हैं इस प्रकरण पर कि क्या है इसमें, कैसे हम इसको पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जैसा कि हर बार होता है, टॉपिक परीक्षा शिक्षण प्रतिमान इंक्वायरी टीचिंग मॉडल टॉपिक का नाम है और इस टॉपिक से संबंधित सबसे पहले अर्थ और परिभाषा पर हम चर्चा करेंगे कि इसका क्या तो अर्थ है, क्या परिभाषा है। दूसरा, इसकी विशेषताओं की हम बात करेंगे कि परीक्षा प्रतिमान मॉडल या परीक्षा शिक्षण प्रतिमान जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या उद्देश्य है, इसकी संरचना और इसके क्या चरण हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंटैक्स बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, इसकी सिंटैक्स के 5 चरण माने गए हैं, संरचना के 5 चरण, ठीक है। और अंतिम है इसका गुण दोष या इसकी सीमाएं, लिमिटेशंस क्या होती हैं। इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे एक एक करके। तो चलिए, सबसे पहले अर्थ और परिभाषा की हम बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा, परीक्षा, ठीक है, शब्द क्या था, परीक्षा, अधिगम का एक तरीका, सीधे सीधे शब्दों में अधिगम से अधिगम का एक तरीका है जिसमें पूछताछ के माध्यम से छात्र अपनी जिज्ञासाओं को शांत करता हुआ अधिगम करता है। परीक्षा, अब जैसे ही आपको इंक्वायरी टीचिंग मॉडल आप याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि यहाँ परीक्षा शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों में काम में इसको लिया जाता है। सबसे पहले प्रशिक्षण में ही इसको काम में लिया गया था, ट्रेनिंग्स के लिए काम में लिया गया था, ठीक है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे पहले काम में इसको लिया गया था, इसलिए इसको परीक्षा ट्रेनिंग मॉडल भी कहा जाता है। बाद में इसको टीचिंग में जब काम में लिया जाने लगा तो इसको परीक्षा शिक्षण प्रतिमान भी कहने लगे। तो ये सबसे पहली चीज है कि अधिगम का एक तरीका है जिसमें पूछताछ के माध्यम से, यानी बच्चे में पूछताछ का कौशल विकसित किया जाता है और बच्चे की जिज्ञासाओं को शांत किया जाता है। बचपन में हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, ये क्या है, वो क्या है, हम लोग उनको चुप करा देते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। यहाँ ये मॉडल कह रहा है कि बच्चे में पूछताछ की चीजें डेवलप करो और हम उनकी पूछताछ को ही बंद कर देते हैं कि बेटा नहीं, जवाब ही नहीं देते। तो घर में जो भी बच्चे पूछताछ करते हैं, उनमें जिज्ञासा होती है तो पूछते हैं, तो आपको उनका सही एक तरह से प्रयोग करना चाहिए, उनके जवाब देने भी चाहिए, ताकि बाद में इस टॉपिक को समझने में उनको दिक्कत ना आए और ये विकास हम कर पाए उनमें। तो देखिए, सबसे पहले परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है पूछताछ करना, क्योंकि इसका अंग्रेजी मतलब है इंक्वायरी करना, INQUIRY, ठीक है, इंक्वायरी, पूछताछ करना। विद्यार्थी, लेकिन पूछताछ किस तरह की, विद्यार्थी की प्रश्न पूछने की कला, ऐसे पूछताछ नहीं फालतू की बकवास कर रहे हो। यहाँ पूछताछ का मतलब है कि विद्यार्थी में प्रश्न पूछने की कला की, किसी समस्या से संबंधित प्रश्नों को कैसे पूछा जाए अपने टीचर से या अपने मार्गदर्शक से, उस तरह की कला विकसित करना। जिज्ञासा होती है तो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं। हमें पता है कि पूछताछ की कला शुरू होती है जिज्ञासा से। हम ऐसे ही बिना जिज्ञासा के कोई भी चीज नहीं पूछ सकते। जब हमें
जिज्ञासा होती है और हम किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखते हैं, तब ही हम दूसरे से प्रश्न पूछ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें परीक्षा का सीधा सीधा अब परीक्षा में पूछा गया है कि परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है, तो आपको वहाँ ज़्यादा सोचना नहीं है, वहाँ है पूछताछ। परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है पूछताछ, लेकिन जिस विशेष अर्थ में हम इसको प्रयोग कर रहे हैं वहाँ विद्यार्थियों में वैज्ञानिक ढंग से पूछताछ करने की योग्यता विकसित करना। देखिए यहाँ ये शब्द जोड़ दिया है, वैज्ञानिक ढंग से पूछताछ। पूछताछ कोई ऐसे नहीं कि आप, वैज्ञानिक का मतलब होता है साइंटिफिकली चीज़ों को पूछें, साइंटिफिक तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, लॉजिकल तरीके से चीज़ों को पूछें। तो इस तरह की क्वालिटी, इस तरह की योग्यता अगर बच्चों में विकसित हो जाए, ये काम है परीक्षा शिक्षण या प्रशिक्षण प्रतिमान का मतलब ये है। ठीक है, परीक्षा एक शिक्षण प्रतिमान है, अर्थात शिक्षण में पूछताछ या परीक्षा के माध्यम से अधिगम कराया जाता है। तो पूरी अर्थ एवं परिभाषा की पहले इस कॉन्सेप्ट में हमें सिर्फ ये पता चला कि परीक्षा का मतलब होता है पूछताछ करना, शाब्दिक अर्थ, और अगर विशेष अर्थ में हम देखते हैं तो छात्रों के अंदर वैज्ञानिक तरीके से प्रश्न पूछने का कौशल विकसित करना इसका अर्थ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए परीक्षा शिक्षण प्रतिमान के जनक, अब बात सीधा सीधा प्रश्न आता है कि इसके जनक कौन है या पहली बार किसने इस विधि को या इस मॉडल को कौन लाया था। तो उनका नाम है रिचर्ड सचमैन, कई बार सकमैन उनको कह दिया जाता है। 1962 में रिचर्ड सचमैन ने परीक्षा प्रतिमान मॉडल को प्रतिपादित किया था और इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग उन्होंने भौतिक विज्ञान, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ आप याद रखें इस चीज को कि ये भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में पहली बार इस मॉडल को विकसित किया गया। लेकिन वर्तमान में हर विषय के साथ परीक्षा प्रतिमान मॉडल का प्रयोग हो रहा है, इसलिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि नवाचार हो रहा है वर्तमान में। तो सबसे पहले रिचर्ड सचमैन ने कौन से उसको सब्जेक्ट में प्रयोग किया था, भौतिक विज्ञान में इसको प्रयोग किया था, और वर्तमान में प्रत्येक विषय में इस विधि का प्रयोग होता है। और बेसिकली यह एक आगमनात्मक विधि है। अब आपको पता है आगमन विधि में क्या होता है, इसमें छात्रों के सामने समस्या रखी जाती है, विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से किसी नियम पर पहुंचते हैं। आगमनात्मक विधि में आपने पढ़ा होगा उदाहरण से नियमों की ओर, उदाहरणों से नियमों की ओर, यानी कि बच्चे के सामने बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उदाहरणों के माध्यम से बच्चा उनके नियम बना लेता है। राम मरणशील है, मोहन मरणशील है, दिनेश मरणशील है, इसका मतलब ये तीनों मनुष्य, और इसका मतलब मनुष्य मरणशील है। तो उन्होंने एक नियम बना लिया कि मानव मरणशील है। चलिए अगला, यह विधि बौद्धिक, व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में सहायक है। अब परीक्षा पूछताछ का तरीका, बच्चे में जिज्ञासा है और बच्चा पूछ रहा है तो निश्चित रूप से उसकी बुद्धि का विकास होगा, तार्किक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उसमें विकास होगा, उसके व्यक्तिगत रूप से उसका विकास तो होगा ही होगा और सामाजिक विकास भी होगा, यानी कि वो अपने समाज में भी जिज्ञासावश चीज़ों को पूछने की हिम्मत कर पाएगा, पूछने का कौशल विकसित हो पाएगा, अपने बड़ों से, अपने आस पड़ोस से, अपने गुरुओं से, अपने पूर्व, अपने मतलब एक तरह से बड़े जितने भी उसके घर में वृद्ध जितने भी माता पिता हैं उनसे, समाज के लोगों से वो प्रश्न पूछने की कला, कौशल उसमें डेवलप हो जाएगा, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। तो इसका मतलब ये बौद्धिक, व्यक्तिगत, सामाजिक विकास में सहायक है। मुख्य बात थी इसके जनक रिचर्ड सचमैन, जिन्होंने 1962 में प्रतिपादित किया था, भौतिकी में सबसे पहले प्रयोग किया था इसको। अब देखिए, अब शिक्षण प्रतिमान हम समझ चुके हैं कि परीक्षा शिक्षण प्रतिमान क्या होता है, क्योंकि शिक्षण का एक मॉडल है, बच्चे को पढ़ाने की एक विधि है, एक तरीका है। इंपोर्टेंस क्या है या कहें कि इसकी विशेषताएं क्या है। देखिए सबसे पहले इसमें क्या खास बातें हैं कि प्रश्न पूछने का कौशल विकसित होता है। बच्चे के अंदर प्रश्न पूछना भी एक अपने आप में एक कला है। कई लोग पूछते कुछ हैं और उनको उत्तर कुछ मिलता है क्योंकि उनके प्रश्न पूछने का कौशल उनमें नहीं होता है। तो प्रश्न पूछने का कौशल इससे विकसित होता है।
दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, क्योंकि हमें पता है कि वैज्ञानिक तरीके से वो प्रश्न पूछता है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी उनमें विकास होता है, क्योंकि खोज के लिए, विज्ञान के लिए, अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण इससे विकसित होता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास, अगर एक प्रश्न पूछा और उससे बच्चा सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उसको या कुछ अच्छी चीज जानने को मिली तो वो और प्रश्न पूछने की हिम्मत कर पाएगा, और प्रश्न पूछेगा, जानने के लिए एकदम लालायित रहेगा। तो यहाँ जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास होगा। दूसरा, अपनी समस्याओं का वो समाधान कर पाएगा। अब समस्याओं का जैसे ही उसमें समाधान होगा तो निश्चित रूप से उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, बिल्कुल उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और वैज्ञानिक अध्ययन में सहायक है, हमने पढ़ा था खोज या अनुसंधान में, तो इसकी विशेष मतलब महत्व है इसका, खोज और अनुसंधान में। दूसरा, इसमें सक्रिय अधिगम। अब देखा जाए तो बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन प्रश्न खड़े खड़े या बैठे बैठे भी पूछ सकता है, पर उसका दिमाग विकसित होगा, वो आगे की चीजों को सोचने लगेगा, तो इसको सक्रिय अधिगम का तरीका है, इसलिए ये मनोवैज्ञानिक भी है, मनोवैज्ञानिक तरीका भी है। आगमनात्मक चिंतन पर आधारित है, क्योंकि इसमें हम उदाहरणों से और नियमों की ओर चलते हैं। सृजनात्मक चिंतन का पर आधारित है, ये इसकी विशेषता है कि परीक्षा प्रतिमान मॉडल से जब बच्चा खोज करता है, पूछता है, जिज्ञासा की, उसमें आत्मविश्वास की वृद्धि होती है, तो निश्चित रूप से क्रिएटिविटी भी इसमें डेवलप होती है। वो अपने प्रश्नों का उसको सटीक उत्तर जब मिलता जाएगा तो उसमें सृजनात्मक कौशल भी विकसित हो पाएगा। और वैज्ञानिकों के लिए ये बहुत जरूरी है क्रिएटिविटी। तो विज्ञान के क्षेत्र में ही इसको शुरुआत में भौतिकी में प्रयोग किया गया था, और विज्ञान के क्षेत्र में आज भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, परीक्षा शिक्षण या प्रशिक्षण प्रतिमान। देखिए इसके उद्देश्य, वो हमने विशेषताएं पढ़ी थी, इसके कुछ और उद्देश्यों की हम बात करते हैं। परीक्षा शिक्षण प्रतिमान के कौन से उद्देश्य क्या हैं, क्यों इनको टीचिंग में काम में लिया जाता है। देखिए, छात्रों का बौद्धिक विकास करना, हमने देखा कि उनकी बुद्धि का विकास किया जा सकता है, उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। परीक्षा प्रतिमान मॉडल सामूहिक रूप से, जैसे मस्तिष्क उद्वेलन विधि, ऐसे नहीं, बच्चे में प्रश्न पूछने का कौशल डेवलप करना है तो ये व्यक्तिगत रूप से भी काम करता है। पर्टिकुलर एक बच्चा जो ज्यादा सीख रहा है, ज्यादा पूछ रहा है, वो उससे सीखेगा उसके ग्रुप का, या दूसरा कोई बच्चा नहीं पूछ रहा तो वो कम सीखेगा। तो ये व्यक्तिगत क्षमताओं का भी विकास करता है, प्रश्न पूछने के कौशल विकसित करता है, हमने पढ़ा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करता है, ये उद्देश्य है इसका। जिज्ञासा उत्पन्न करता है, ज्ञानात्मक कौशल का विकास करता है। अगर वो टीचर से प्रश्न पूछेगा तो निश्चित रूप से उसके ज्ञान में भी वृद्धि होगी, उसका ज्ञानात्मक कौशल बढ़ेगा। ठीक है, ये अपने कौशलों में पढ़ते हैं हम लोग, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, नॉलेज बढ़ेगी सीधे सीधे। दूसरा, उसकी तर्क शक्ति का भी विकास होगा। जब वो प्रश्न पूछेगा, जिज्ञासावश सही उसको उत्तर मिलेंगे तो निश्चित रूप से वो लॉजिकल, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो लॉजिकल भी होगा, तर्क शक्ति का उसकी विकास होगा। बच्चों में इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बच्चों में बचपन से ही तर्क शक्ति और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर अपन उत्पन्न करेंगे तो निश्चित रूप से अधिगम का उनका तरीका या भविष्य में अच्छे नागरिक उनको हम बना सकते हैं। अब देखिए, ये इंक्वायरी टीचिंग मॉडल जो हम पढ़ रहे हैं, ये इंक्वायरी टीचिंग मॉडल में सबसे मुख्य जो कंसेप्ट है वो है इसकी संरचना। संरचना, शिक्षण, परीक्षा शिक्षण प्रतिमान की संरचना कैसे होती है, इसका मतलब ये है कि ये संरचना का मतलब है कि पूछने का जो कौशल है, प्रश्न पूछने का जो कौशल है वो विकसित होता तो है, पर उसका क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है, उसकी क्या प्रक्रिया है, इसको प्रक्रिया या संरचना दोनों ही हम बोल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ दो तरीके से इसमें समझाया हुआ है। एक, इसके 5 चरण होते हैं, ये तो आपको याद रखना ही है कि इसके 5 चरण होते हैं, 5 स्टेप होते हैं। इस संरचना के 5 चरण होते हैं। पांचों चरणों को अंतिम रूप तक पहुंचा करके हम बच्चे के अंदर वो पूछताछ का कौशल विकसित कर पाते हैं। अब होता क्या है इसमें, ये देखिए, सबसे पहले जैसे छात्रों के समक्ष समस्या रखना। अब परीक्षा प्रतिमान मॉडल के अंदर टीचर, जरूरी नहीं है बच्चे के जीवन में समस्या आई है, वो एक समस्या रख सकता है कि बच्चों आपको ये काम करना है, या कोई प्रोजेक्ट वर्क बच्चों को दिया जाता है, एक समस्या उनके सामने रख दी,
इधर देखो इनके पैरेलल चल रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये 5 ही इधर है, 5 ही इधर है। ये दोनों अलग अलग क्यों लिखे गए इनका कारण मैं समझाऊंगा अभी आपको बाद में। समस्या का चयन या पहचान करना, यहाँ है तो समस्या, छात्रों के समक्ष समस्या रखी या कहें कि समस्या का चयन या पहचान कर ली, ये टीचर का काम भी है। समस्या बच्चे खुद नहीं ढूंढ रहे, समस्या टीचर बच्चों के सामने रख रहा है, क्योंकि टीचर काम में ले रहा है ना इस मॉडल को। तो एक समस्या लेकर के बच्चों के सामने रख दी, समस्या का चयन उसकी पहचान करके। अब क्या होगा, उस समस्या को जैसे ही टीचर उनके सामने रखेगा, अब बच्चा परीक्षा प्रतिमान मॉडल में उस समस्या से संबंधित आंकड़ों को क्या करेगा, संग्रहित करेगा। दूसरा स्टेप है आंकड़ों का संग्रहण। इधर क्या है, समस्याओं से संबंधित प्रयोग। आप पहले इसको समझें। अगर बच्चे के सामने हमने समस्या रखी, समस्या रखने के बाद में बच्चा उस समस्या से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण करेगा। आंकड़ों को, बहुत सारे आंकड़े उसने इकट्ठे कर लिए, ये भी आंकड़े हैं, तो वो क्या करेगा, उन आंकड़ों का प्रयोग करेगा। उन आंकड़ों को प्रयोग करेगा कि जो जो इस समस्या से संबंधित जो तथ्य हैं, जो सूचनाएं हैं, वो उसने इकट्ठी की, और उनको जैसे ही वो प्रयोग करेगा, प्रयोग करने के बाद क्या होगा, कुछ आंकड़े उसमें ऐसे होंगे जो उसके काम की होंगी सूचनाएं, कुछ सूचना ऐसी होंगी जो उसके काम की नहीं होंगी। जो काम की सूचना है उनको क्या करेगा, आंकड़ों का संगठन करेगा। अच्छी अच्छी जो सूचना है उनको एक तरफ रख के फिर वो एक निष्कर्ष में, यानी कि परिणाम क्या प्राप्त हुआ, उस समस्या से संबंधित जितने भी सटीक आंकड़े थे वो उसने एक तरफ इकट्ठे कर लिए, संगठन कर लिया, या कहें कि परिणामों की प्राप्ति उसको पता चल गया कि यार ये समस्या के मूल कारण है, और इस तरह इस समस्या को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। पूछताछ प्रक्रिया का विश्लेषण। अब यहाँ क्या होगा, परिणामों की प्राप्ति होने के बाद में पूछताछ की प्रक्रिया का विश्लेषण, यानी कि ये अंतिम स्टेप है। ये पहला स्टेप और अंतिम स्टेप ये दोनों शिक्षक से संबंधित है। जितने भी उन्होंने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, उन आंकड़ों का विश्लेषण टीचर की मदद से बच्चे करते हैं। यानी कि टीचर महत्वपूर्ण है उसमें कि भाई ये आंकड़े टीचर पूछेगा कैसे इकट्ठे किए, बच्चा पूछेगा। अच्छा, इस बीच में बच्चों को अगर कोई भी दिक्कत आई तो बच्चा बार बार टीचर से प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन टीचर उस प्रश्न का उत्तर पूरा उसको भूमिका नहीं बताएगा, बल्कि हाँ या ना में देगा। जैसे उसने पूछा कि सर हमें इस समस्या से संबंधित ये सूचना मिली, क्या मैं इसको काम में ले लूं? हाँ, अब ले सकते हो, ना नहीं ले सकते। तो ऐसी समस्याओं से बच्चा अब सोच विकसित हो रही कि सर ने हाँ क्यों बोला, इसका मतलब कोई ना कोई इसमें क्लू है। तो इस तरह ये इसका स्टेप है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सामान्य रूप से क्या होता है कि इस तरह की वो भी मिलते हैं स्टेप इसके, और ये स्टेप भी मिलते हैं। सामान्य रूप से गाइडों में और अन्य किताबों में या परीक्षा में ये स्टेप पूछ लिए जाते हैं, ये स्टेप पूछे जाते हैं मुख्य रूप से। लेकिन ये स्टेप समझने के लिए आपको जरूरी है कि वास्तव में पूछताछ की प्रक्रिया में होता क्या है। आता तो परीक्षा में ये है कि सबसे पहले समस्या का चयन या पहचान करना, शिक्षक समस्या दे देगा बच्चों को, समस्या से संबंधित प्रयोग करेगा। क्या बच्चे जितने भी समस्या, अब यहाँ प्रयोग की जगह होना क्या चाहिए था, आंकड़ों का संग्रहण। तो यह प्रयोग कब करेगा, जब वो बहुत सारे आंकड़े जुटा पाएगा तभी समस्या से संबंधित प्रयोग करेगा। अब प्रयोग यानी बहुत सारे आंकड़े किए या प्रयोग करेगा, फिर उसके बाद में समस्या के समाधान, अब उसने यानी कि आंकड़े पे प्रयोग करने लगा, ये सही है कि गलत है, ये सही है कि गलत है। तो अब वो क्या करेगा, उस समस्या, उसने जो भी कारण ढूंढ लिए, आंकड़े इकट्ठे कर लिए, तो उसके समाधान का प्रयास करेगा, और प्रयास करते करते निश्चित रूप से उन सही आंकड़ों का संगठन कर लेगा या परिणाम तैयार कर लेगा। जैसा कि एकदम यहाँ प्रयोग है, यहाँ प्रयास है, यहाँ संग्रहण है, या ये दो स्टेप आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से याद रखने हैं। इसका मतलब है कि यहाँ आंकड़ों का संग्रहण करेगा, और यहाँ प्रयास का मतलब है कि उन आंकड़ों को प्रयोग करके अंतिम रूप से चौथे नंबर पे वो क्या करेगा, संगठन या परिणाम तैयार करेगा, और फिर जाकर के विश्लेषण करेगा उन आंकड़ों का। यहाँ शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों उपयोगी, दोनों महत्वपूर्ण है इस प्रक्रिया में। ये प्रक्रिया अकेले बच्चे के लिए भी नहीं है, अकेले शिक्षक के लिए भी नहीं है, या शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक्टिव रहने जरूरी हैं। ठीक है, तो इस तरह से विश्लेषण करेगा। ये परीक्षा प्रतिमान की संरचना सिंटैक्स के 5 चरण है, यानी इन 5 चरणों से होकर के बच्चे में वो पूछताछ का कौशल या कहें कि उस समाधान, समस्या के समाधान का तरीका विकसित हो पाएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो पाएगा। चलिए अगला है
परीक्षा शिक्षण प्रतिमान से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व। अब ये चीज तो हमने इसमें देख ली, संरचना और उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण इसके बिंदु हैं कि परीक्षा प्रतिमान के उद्देश्य क्या है और इसकी संरचना किस प्रकार की है। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीजें भी इसमें काम करती हैं, जैसे सामाजिक तंत्र, एक सोशल सपोर्ट एक सिस्टम होता है। सोशल सिस्टम का मतलब होता है कि परीक्षा प्रतिमान मॉडल जैसे आंकड़े इकट्ठे करेगा। अगर बच्चा मतलब मौसम पे भविष्यवाणी की बरसात होगी या नहीं आगे, अब जैसे आने वाला है जून में अपने यहाँ मानसून, अब मानसून से संबंधित अगर वो कुछ भविष्यवाणी करना चाहता है कि किस तरह के क्लाउड होते हैं तब बारिश होती है, मानसून में कैसे कैसे क्या होता है, तो उसको बहुत सारे लोगों की मदद लेनी पड़ेगी या पर्यावरण की भूमिका भी उसमें रहेगी। एक तो शिक्षक की भूमिका मेन होती है उसमें, भाई बच्चे तो होते ही हैं, और इसके अलावा उसके पर्यावरण की भूमिका, और पर्यावरण का मतलब होता है उसके आसपास का परिवेश या जो समस्या से संबंधित है वो व्यक्ति, मित्र और सहयोगी, जो चीजें ये पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अब शिक्षक क्या करता है, लीड करता है, नेतृत्व करता है परीक्षा प्रतिमान के इस कौशल के लिए। टीचर के बिना अकेले बच्चे इसमें कुछ नहीं कर सकते। कदम कदम पे क्योंकि प्रश्न पूछने हैं तो वो टीचर से प्रश्न बार बार कितने ही प्रश्न पूछो, टीचर हाँ या ना में उत्तर देगा, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं देगा समस्या के समाधान का, वो हाँ ना इस तरह का उत्तर देगा। तो टीचर इसमें लीडर होता है, लीड करता है, पूछताछ के लिए बच्चों को प्रेरित करता है कि हाँ बेटा आंकड़े इकट्ठे कर लिए क्या, कोई समस्या पूछ ले, टीचर उनको मॉनिटर करता रहता है। आलोचनात्मक भूमिका में रहता है, अगर वो बच्चा कुछ गलत कर रहे हैं तो टोक देगा, ना ये नहीं चलेगा, अगर वो ओके कर रहे हैं तो यस कैरी ऑन चलते रहिए ऐसे। एक नियंत्रक की भूमिका में रहता है, वो कंट्रोल करता है उनकी उस समस्या समाधान से संबंधित जो भी वो स्टेप लेते हैं, बच्चे प्रयोग करते हैं, आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, परिणामों की प्राप्ति करते हैं, सबका क्या करता है, वो कंट्रोलर होता है। सुविधा प्रदाता होता है, कई बार एक आधा आंकड़ों की जरूरत पड़ती है तो टीचर उसको सुविधा प्रदाता यानी कि वो आंकड़े भी उपलब्ध करा सकता है या उनको बता सकता है कि भैया ये वाले आंकड़े यहाँ से आपको मिल सकते हैं। बीच बीच में अगर बच्चे कुछ गलत कर रहे होते हैं तो वो हस्तक्षेप भी कर सकता है। इसका मतलब शिक्षक की तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कई बार बच्चे सोचते हैं परीक्षा प्रतिमान में प्रश्न पूछने का कौशल विकसित हो रहा है तो केवल और केवल बच्चे सक्रिय रहते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें शिक्षक और बच्चे दोनों सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा आसपास का परिवेश का सहयोगात्मक रवैया होता है, मित्रता या सहायक की भूमिका में जो भी उनका परिवेश है वो सहायक की भूमिका में रहता है, उनकी मदद। अगर कोई आंकड़े ही उपलब्ध नहीं कराएगा तो बच्चे रिसर्च कैसे करेंगे, समस्या का समाधान कैसे करेंगे, तो सहयोगी भूमिका में रहता है। इसको कहते हैं सामाजिक तंत्र, यानी कि परीक्षा प्रतिमान मॉडल में शिक्षक और शिक्षार्थी के अलावा एक समाज भी होता है, एक सोशल सिस्टम भी होता है जो उसकी मदद करता है। चलिए अगली चीजें हैं, इस महत्वपूर्ण तथ्यों में कुछ और चीजें बची है। सबसे एक ये है कि इसमें प्रतिक्रिया का सिद्धांत होता है, थ्योरी ऑफ रिएक्शन। प्रतिक्रिया का सिद्धांत क्या होता है, देखिए प्रतिक्रिया के सिद्धांत में शिक्षक छात्रों के मध्य आपसी संवाद, बच्चे प्रश्न पूछते हैं, टीचर जवाब देता है, हाँ या ना में देता है पर देता है। दूसरा सहयोग की भावना होती है, टीचर ये नहीं कह सकता कि मैं तो नहीं बता रहा तुम कर लो ना, टीचर सपोर्ट करेगा, सहयोग करेगा, यानी इंटरेक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। बच्चे ने पूछा, टीचर ने जवाब दिया, क्योंकि मॉडल का नाम ही क्या है, परीक्षा, इंक्वायरी। बच्चा इंक्वायरी कर रहा है, टीचर बता रहा है, बच्चा पूछ रहा है, टीचर बता रहा है, तो इस तरह सहयोग की भावना। शिक्षक का उत्तर हमेशा हाँ या ना में ही आना चाहिए। अगर शिक्षक ने पूरी समस्या का सॉल्यूशन बता दिया, हल बता दिया तो गलत हो जाएगा। टीचर क्योंकि बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की बात करते हैं हम इसमें, तो उत्तर हाँ या ना में होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये देख लेना आप एक बार। तो ये प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। अगला है सहायक प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम। सहायक प्रणाली के अंदर जो हमने अभी सामाजिक तंत्र की बात की थी, शिक्षक शिक्षार्थी के अलावा बौद्धिक व्यक्तित्व जो भी समस्या से जुड़े हुए आंकड़ों उपलब्ध कराने वाले, परिणामों की सूचना देने वाले जितने भी लोग हैं वो इससे जुड़े हुए रहते हैं। रणनीतिकार, अब ये तो चलो छोटा सा प्रकरण था, लेकिन बड़े जब इंस्टीट्यूट रिसर्च का काम करते हैं तो बहुत बड़े रणनीतिकार भी उनके साथ होते हैं और बहुत सारे सहयोगी भी उनका सपोर्ट करते हैं। इसको कहते हैं सहायक प्रणाली, एक सपोर्ट सिस्टम काम करता है। इसलिए ये प्रणाली इतनी आसान नहीं है, खर्चीली प्रणाली है, महंगी प्रणाली है, व्यावहारिक नहीं है। हर प्रकरण को बच्चा इससे नहीं पढ़ सकता, पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाएगा समय पे इससे। अगला है मूल्यांकन करना।
इसी का ही परीक्षा प्रतिमान का मूल्यांकन का मतलब है कि जो भी हमने उद्देश्य, क्योंकि हमने सबसे पहले पढ़ा कि परीक्षा प्रतिमान के उद्देश्य क्या है, क्या उन उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं, या हुई है तो किस सीमा तक हुई है, या नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, इस तरह का मूल्यांकन करना भी जरूरी है। अगर आपने केवल बच्चों को समस्या दी, परिणाम आए या नहीं आए, हमने मूल्यांकन नहीं किया, तो समझो इंक्वायरी टीचिंग मॉडल अधूरा रह जाएगा। इसके साथ में अनुप्रयोग करना, एप्लीकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कि जो भी आंकड़े अब बच्चों ने इकट्ठे किए हैं उस समस्या से संबंधित, वो वैज्ञानिक आंकड़े हैं, वो वैज्ञानिक आंकड़े किसी दूसरे बच्चों के अनुसंधान में काम आएंगे। इसलिए अनुप्रयोग क्या होगा, प्राप्त निष्कर्षों का दैनिक जीवन में प्रयोग, खोज इत्यादि में बाद के लोगों के लिए इनका प्रयोग होता है, और बाकायदा उस रिसर्च की जो स्टडी होती है, उसका जो भी उनकी थीसिस होती है, उस रिजल्ट को, परिणाम जो तैयार किए जाते हैं, बकायदा उनको नोट करके और रखा जाता है लाइब्रेरीज वगैरह में, या जो बच्चे उस टॉपिक पे रिसर्च करते हैं उनके लिए वो उपलब्ध भी कराया जाता है। तो ये इसका हो गया अनुप्रयोग। तो इन चीजों को भी आप याद रखेंगे, ये परीक्षा से संबंधित ही है। अब देखिए, परीक्षा शिक्षण प्रतिमान के गुण, क्योंकि कोई भी टीचिंग मॉडल हो या कोई भी विधि हो पढ़ाने की, उसके अपने गुण या सीमाएं या दोष जरूर होते हैं। हम बात कर रहे हैं परीक्षा शिक्षण या प्रशिक्षण प्रतिमान के गुणों की। तो बहुत अच्छी प्रणाली है इस दृष्टि से कि ये बच्चों में सामाजिक, बौद्धिक और व्यक्तिगत विकास करती है, बच्चों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करती है, प्रयोगों को इसमें बढ़ावा। देखिए, इसमें प्रयोग बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि भौतिकी में प्रयोग किया गया था। अब सोशल स्टडी में प्रयोग होता नहीं है, पर उसके पूरा समाज, पूरा संसार ही उसकी एक प्रयोगशाला होता है। इसमें व्यवहारिक जीवन में प्रयोग होते हैं, प्रयोगशाला में नहीं होते, पर फिर भी यह प्रयोगों को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रिसर्च वर्ग से संबंधित होता है। सृजनशीलता का, क्रिएटिविटी आती है इसमें, खोज प्रवृत्ति का विकास। बच्चा एक बार दिमाग में उसके जिज्ञासा आई और उसको जब तक उसकी बाल की खाल नहीं निकाल देगा, जब तक लगा ही रहेगा उसमें। अवबोध या समझ की क्षमता, जो बच्चे रिसर्च वर्क करते हैं निश्चित रूप से उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं हम यहाँ। सहयोग की भावना, सभी मिलकर के, क्योंकि हमें पता है एक सपोर्ट सिस्टम काम करता है परीक्षा प्रतिमान मॉडल में, तो बच्चे में ये भी सीखते हैं कि यार सामने वाला हमारा सहयोग नहीं करेगा और जीवन में हम किसी का सहयोग नहीं करेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। सहयोग की भावना बच्चों में विकसित होती है। और नवीन ज्ञान के प्रति उत्सुकता जागृत करना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। परीक्षा प्रतिमान जो मॉडल है वो बच्चों में नए के लिए या नवीन ज्ञान के लिए एकदम उत्सुक रखता है उनको कि भैया तैयार रहो। बच्चे हमेशा जिज्ञासु रहते हैं कि मैं कुछ नया सीखूं। तो ये इसके कुछ गुण हैं। देखिए, इसके अलावा इसके दोष और सीमाओं की हम बात कर लेते हैं कि हर किसी के अगर गुण हैं तो कुछ दोष या अवगुण या कुछ लिमिटेशंस भी उसकी होंगी। तो देखिए, परीक्षा प्रतिमान, जैसा कि हमने अभी बोला था मैंने कि पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाना संभव नहीं। इस विधि से पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाना संभव नहीं क्योंकि हर चीज़ को खोज के माध्यम से और प्रश्न पूछने के माध्यम से पढ़ाएंगे तो इसमें पाठ्यक्रम पढ़ाना, पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाना संभव नहीं हो पाएगा। दूसरा, परीक्षा प्रतिमान के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव। अब हर शिक्षक इतना ट्रेंड नहीं होता, इतना प्रशिक्षित नहीं होता कि वो बच्चों को मॉनिटर कर सके, बच्चों को कंट्रोल कर सके, बच्चों को सहयोग कर सके। और इतनी बार बच्चा प्रश्न पूछेगा तो टीचर झुंझला जाएगा। एकदम प्रशिक्षित शिक्षक होना जरूरी है इसके लिए। दूसरा, संसाधनों का अभाव। आज अपन कोई भी रिसर्च वर्क कर रहे हैं लेकिन संसाधनों की कमी है, तो आप रिसर्च डाटा उपलब्ध नहीं हुआ, कोई मशीनरी आपके पास नहीं आ पाई, कोई और चीज़ आपके पास नहीं आ पाई, तो संसाधनों की कमी, ये भी इसकी सबसे बड़ी, मतलब काफ़ी बड़ी एक तरह से सीमा, लिमिटेशंस है, दोष है। संगठन का अभाव, टीम वर्क चाहिए इसमें। टीचर काम कर रहा है, बच्चे में पूछताछ, हालांकि व्यक्तिगत रूप से बच्चा काम करेगा पर हमें पता है कि उसका सपोर्ट सिस्टम जब तक नहीं होगा, संगठन का अभाव होगा तो परीक्षा प्रतिमान काम नहीं कर पाएगा। खर्चीली विधि है। और प्राथमिक स्तर पर अनुपयोगी, बहुत छोटे प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक का मतलब
पहली से 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अपन इस तरह के प्रोजेक्ट परीक्षा प्रतिमान नहीं, हालांकि जिज्ञासा उनमें सबसे ज्यादा होती है, पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण बच्चों में नहीं होता है, बच्चे कल्पना ज्यादा होती है बच्चों में, इसलिए ये प्राथमिक स्तर पर ज्यादा उपयोगी नहीं है। ये कुछ इसके दोष या सीमाएं हैं। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा टॉपिक कौन सा, जिसमें हमने पढ़ा परीक्षा प्रतिमान मॉडल या इंक्वायरी टीचिंग मॉडल। इसी प्रकरण के साथ में एक और छोटा सा टॉपिक पर महत्वपूर्ण टॉपिक है वो जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है आनुभाविक साक्ष्य। अब देखिए, आनुभाविक साक्ष्य या एम्पिरिकल एविडेंस, नाम से ही पता चल रहा है कि अनुभव के आधार पर जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनको आनुभाविक साक्ष्य कहते हैं। किस तरह से व्यक्ति या शिक्षार्थी विद्यार्थी जीवन में ये हमारे लिए लाभदायक होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आनुभाविक साक्ष्य। अब देखिए क्या क्या चीज़ हम इस प्रकरण में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमेशा कोई भी प्रकरण होता है उसका अर्थ एवं परिभाषा हम लोग चर्चा करते हैं, उसकी कुछ विशेषताओं पर हम चर्चा करते हैं। अच्छा, इसमें आनुभाविक जो साक्ष्य है उसका एक चक्र या चरण है कि किस तरह से ये अनुभव का चक्र चलता है, ठीक है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। इसके महत्व पे चर्चा करेंगे, और या महत्व और गुणों को अपन एक भी मान सकते हैं, गुण कह दो महत्व कह दो, तो ये दोनों गुण और महत्व पे भी हम चर्चा करेंगे। चलिए, इसमें दोष और सीमाएं नहीं है, क्योंकि आनुभाविक साक्ष्य वैज्ञानिक होते हैं, व्यक्ति के अनुभव से प्राप्त होते हैं, और वो आनुभाविक साक्ष्य कहा है, एम्पिरिकल एविडेंस कहा है, इसका मतलब उसमें कुछ अवगुण नहीं होने चाहिए, तभी वो आनुभाविक है। इसलिए इसमें दोष या सीमाएं इसकी हमने नहीं लिखी हैं, होती तो है थोड़ी बहुत। देखिए, अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले अर्थ पढ़ेंगे आनुभाविक साक्ष्य का। तो अनुभव से प्राप्त, देखो पहले ही शब्द से पता चल रहा है, और अनुभव से प्राप्त जो भी साक्ष्य होते हैं, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों, अनुभव एवं अवलोकन से प्राप्त ऐसे साक्ष्य जो स्थायी अधिगम का आधार होते हैं। यानी कि उन साक्ष्यों को अगर आप एक बार देख लें तो आपका जो अधिगम में जो लर्निंग है वो लंबे समय तक के लिए रह सकता है, आप भूलोगे नहीं उन चीज़ों को, क्योंकि वो ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो अनुभव से व्यक्ति सीखता है। और कहाँ से आता है वो अनुभव? आता है हमारी ज्ञानेंद्रियों से और कर्मेंद्रियों से। पंच ज्ञानेंद्रियों की हम बात करते हैं, और कर्मेंद्रिय हाथ और पैर, ये कर्मेंद्रिय हैं। इसके अलावा ज्ञानेंद्रियों से भी हमें अनुभव होते हैं, और अवलोकन भी होता है, अवलोकन करते हैं हम, बिल्कुल। तो ये चीज़ें अनुभव से हमें आती है। तो अनुभव के आधार पर प्राप्त साक्ष्य, अनुभव के आधार पर प्राप्त ऐसा ज्ञान जिसमें गलत व सही का भेद किया जा सके, आनुभाविक साक्ष्य कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी, इसको आप सीधे सीधे क्या कह सकते हैं? ऐसे कह सकते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी, यानी कि बिल्कुल आप उस चीज को सही क्या है गलत क्या है एकदम से उसके भेद को आप अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो होते हैं आनुभाविक साक्ष्य। चलिए, अब इनकी विशेषताओं पर हम लोग चर्चा करते हैं कि आनुभाविक साक्ष्यों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। देखिए, पता है हमें कि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से प्राप्त अनुभव इसमें होता है, मानसिक और शारीरिक रूप से भी अनुभव प्राप्त होता है, क्योंकि कर्मेंद्रियों से भी प्राप्त होता है, हाथ और पैर से तो शारीरिक हो गया, और मानसिक रूप से भी जब व्यक्ति चीज़ों को देखता है तो उनको एनालाइज करता है, महसूस करता है, तो मानसिक और शारीरिक अनुभव होता है। अवलोकन और अनुभव से ये प्राप्त होता है, यानी कि देख करके किसी चीज़ को और महसूस करके ये ज्ञान प्राप्त होता है, आनुभाविक साक्ष्य मिलते हैं हमें। प्रमाणित साक्ष्य के आधार पर प्राप्त अनुभव, अच्छा ये जो अनुभव होता है वो प्रमाणित होता है। प्रामाणित साक्ष्य, जो भी प्रामाणिक एकदम साक्ष्य होते हैं उनके आधार पर प्राप्त होता है, कल्पनाशीलता का इसमें स्थान नहीं होता है। जैसे कोई मशीनरी है, जैसे आप थर्मामीटर को लेंगे, थर्मामीटर को आप पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखेंगे तो वो चाहे उसको कोई भी व्यक्ति उस तापमापी को थर्मामीटर को पढ़ेगा,
बार बार में उतना ही टेम्परेचर वो बताएगा। चाहे कोई भी छोटा व्यक्ति बड़ा व्यक्ति उसके रीडिंग को पढ़ेगा तो पता चल जाएगा। इसका मतलब हम आंखों से देख करके महसूस कर रहे हैं कि भाई उसका टेम्परेचर इतना है। किसी जगह के तापमापी से हम तापमान को माप रहे हैं, वायुदाब को नाप रहे हैं हम, तो ये प्रमाणिक चीजें यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली चीजें, वैज्ञानिक अनुभव से प्राप्त चीजें, वो सारी चीजें इसके अंदर आती। कल्पनाशीलता इसका विषय नहीं है। अगला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। इसकी विशेषता है कि व्यक्ति के अंदर वैज्ञानिकता लाने के लिए अर्थात किसी समस्या के पक्ष और विपक्ष दोनों का वैज्ञानिक चिंतन, ये हमने आपको याद है समालोचनात्मक चिंतन में भी हमने पढ़ा था। तो ये आनुभाविक साक्ष्य लगभग उसी से मिलता जुलता है कि अनुभव और अनुभव, गलत का गलत और सही का सही, पक्ष का एकदम पक्ष और विपक्ष, सब चीज को हम निष्पक्ष रूप से अलग कर पाएंगे। इसके अलावा इसमें वस्तुनिष्ठता होती है, व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती है। तो मैंने तापमापी देखा, मुझे कुछ और टेम्परेचर नजर आ रहा है, किसी और ने देखा उसको अलग टेम्परेचर नजर आ रहा है, ऐसा इसमें नहीं होता। वस्तुनिष्ठता होती है। अगर टेम्परेचर 20 डिग्री है, 40 डिग्री है, 40 डिग्री है तो 40 डिग्री ही सबको पढ़ने में आएगा। तटस्थता होती है इसमें, यानी कि कोई भी पक्ष विपक्ष इसमें नहीं होता है, बिल्कुल तटस्थ निर्णय होता है, कोई झूठ बोल ही नहीं सकता क्योंकि अनुभव के आधार पर साक्ष्य मिलते हैं। पूर्वाग्रह का इसमें अभाव होता है, कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होता है कि यार पहले तो मैंने टेम्परेचर लिया तो इतना आया था भैया, अब इतना टेम्परेचर है तो मतलब इतना ही है। वैधता, वैलिडिटी होती है इसमें, मान्यता प्राप्त होते हैं, ये साक्ष्य मान्यता प्राप्त होते हैं। ध्यान रखना जितने भी आनुभाविक साक्ष्य हैं वो ये समझ लो कि बहुत ही प्रामाणिक होते हैं क्योंकि वो मान्यता प्राप्त होते हैं। विश्वसनीयता होती है उनमें, प्रयोगात्मकता भी होती है, इनको प्रयोग में भी नई नई खोजों में, नए नए प्रयोगों में इनको काम में लिया जाता है। जिस रिसर्च की अपन अभी बात कर रहे थे कि बच्चों ने जो रिसर्च की समस्या के समाधान के लिए, वो अनुभव के आधार पर जो साक्ष्य मिले वो अगले बच्चों के लिए भी काम आते हैं रिसर्च में, इसलिए वो प्रयोगात्मक होते हैं। अच्छा, इसमें क्रियाशीलता भी रहती है और सार्वभौमिकता भी होती है। इसको मैं इधर लिख देता हूं, या दिख नहीं रहा है। आनुभाविक साक्ष्यों में क्या होती है? क्रियाशीलता। और अगला है सार्वभौमिकता। तो देखिए, अब सार्वभौमिकता का मतलब यह है कि किसी तापमापी अगर यहाँ टेम्परेचर 20 डिग्री बता रहा है या जहां भी बता रहा है, इसका मतलब वो सही आंकड़े जहां का टेम्परेचर है उसको वहीं बता रहा है। इसका मतलब उसके जो प्रमाण है वो सार्वभौमिक होते हैं, हर जगह वो सही टेम्परेचर ही बताएगा, गलत नहीं बताएगा। ठीक है, तो इस तरह ये आनुभाविक साक्ष्यों की कुछ विशेषताएं हैं। अब बात करते हैं हम आनुभाविक चक्र, जिसकी हमने बात की थी। इंपॉर्टेंट है कि किस तरह ये अनुभव का चक्र है ये चलता है। सबसे पहले क्या होता है इसमें? अवलोकन, प्रेक्षण या अवलोकन होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? चीजों का अवलोकन करते हैं। अवलोकन में हम करेंगे साक्ष्यों का एकत्रीकरण। कोई भी आनुभाविक साक्ष्य हम देखेंगे तो हम क्या करेंगे? पहले उसका अवलोकन करेंगे। अवलोकन करने के बाद में हम निगमन करेंगे। निगमन का मतलब एक परिणाम निकालेंगे। जितने भी हमने बार बार ऐसा देखा कि काले बादल आसमान में आ रहे हैं और बार बार बारिश हो रही है, हमेशा ही ऐसा होता है, तो हम क्या निगमन, हाइपोथेसिस, हमारी परिकल्पना क्या बन जाएगी कि यार जब जब काले बादल आते हैं तब तब बारिश होती है। ठीक है, तो पहले अवलोकन करेंगे, प्रेक्षण, उसके बाद में निगमन, यानी कि उससे परिणाम निकालेंगे। परिणाम निकाल लिए, फिर हम क्या करेंगे कि आगमन का मतलब उदाहरणों से समस्या का निर्धारण करेंगे और परिकल्पना का निर्धारण। अभी तो हमें परिकल्पना के परिणाम मिले, फिर हम एक नई परिकल्पना बना लेंगे या उसको ओके कर देंगे कि यस, कि जब बार बार हमने देखा, आगमन का मतलब उदाहरण देखे हमने कि देखो काले बादल फिर बारिश हुई, देखो काले बादल फिर बारिश हुई, तो हम उदाहरणों से क्या करेंगे? एक निर्णय पे पहुंचेंगे, एक नियम पे पहुंचेंगे। तो आगमन के बाद में हम उनका परीक्षण करेंगे, परिणामों को निरीक्षण देखेंगे कि यार हमने यहां भी देखा काले बादल आए तो बारिश हुई, उधर भी देखा, इसका मतलब हमने क्या किया? परिणामों का निरीक्षण या परीक्षण किया। फिर हम मूल्यांकन कर लेंगे, यस, परिणामों का मूल्यांकन, जो जब जब काले बादल होते हैं तब तक बारिश होती है। इस तरह हम ये अनुभव का चक्र चलता है और जिंदगी भर के लिए स्थायी अनुभव हमें हो जाता है। तो जैसे काले बादल हमें कभी भविष्य में दिखेंगे, हम सोच लेंगे अब बरसात आने वाली है और छाता वाता लेके या तो घरों में घुस जाएंगे या छाता लेके तैयार हो जाएंगे भैया बारिश आने। तो इस तरह के ये तो एक
ऐसा है कि उदाहरण के काले बादल दिखें और बरसात ना भी हो, लेकिन वैज्ञानिक अनुभव या वैज्ञानिक साक्ष्यों की या अनुभविक साक्ष्यों की अपन बात करते हैं तो वो पूरी तरह से कैसे होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। और ये इसका चक्र होता है अवलोकन, निगमन, आगमन, परीक्षण और मूल्यांकन। ठीक है, महत्व क्या है इसका, इस पर भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि अनुभाविक साक्ष्य का महत्व। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, कोई भी बार बार अनुभव से हमें चीज़ें मिल रही हैं, और कहते हैं ना कि मतलब जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र होती जाती है या जैसे जैसे व्यक्ति फील्ड में घूमता है या जैसे जैसे व्यक्ति समाज के संपर्क में आता है, उसके अनुभव का क्षेत्र बढ़ता जाता है। तो अनुभव वैज्ञानिक, लेकिन इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, प्रामाणिकता के साथ हम तथ्यों को स्वीकारते हैं, उनमें विश्वसनीयता होती है, उनमें वैधता होती है, उनमें सार्वभौमिकता होती है और प्रयोगात्मकता। अगर बार बार आप H2O को मिलाओगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो पानी बनेगा। H2O हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1, तो पानी बनेगा H2O। तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। अनुभव के आधार पर हमने ये देखा कि यार जब जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाया पानी बना, तो प्रामाणिकता, विश्वसनीयता, वैधता, सार्वभौमिकता और प्रयोगात्मकता इसमें होती है। स्थायी अधिगम का आधार है, अगर एक बार आपने अनुभव के आधार पर साक्ष्य देख लिया तो ये समझो कि आपको वो लर्निंग या जो चीज सीखी है आपने, वो लंबे समय तक आपके साथ रहेगी। प्रभावी एवं रुचिपूर्ण अधिगम होता है, क्योंकि चीज हम देखते हैं कि प्रायोगिक रूप से कोई चीज हम देखते हैं, अनुभव से कोई चीज हमें मिलती है तो बिल्कुल आनंद भी आता है और वो प्रभावी भी होती है, प्रभावशील होती है, सर्वांगीण विकास में सहायक होती है, क्योंकि हमारे जीवन से लंबे समय के लिए वो जुड़ जाती है। तो ये इसका महत्व है। इसके अलावा और भी खूब सारे महत्व, जीवन को आसान बनाना, हम SST में पढ़ रहे हैं ना। अनुभव के आधार पे हमने देख लिया कि यार आस पड़ोस कभी किसी की मदद नहीं करता, तो आपने ज़्यादा अपेक्षाएं आस पड़ोस से नहीं करेंगे कभी भी। ये आप अनुभाविक साक्ष्य है। तो जीवन को सरल बनाना, भाई आपको पता ही चल गया अनुभव से। अवलोकन किया आपने, निगमन किया, निगमन के बाद में आपने आगमन किया। उदाहरण भी देखिए यार, कई मैंने बार बार इनका प्रयोग चेक किया है, पड़ोसियों को कभी मदद ही नहीं करते, तो फिर एकदम आप क्या करेंगे, उनका परीक्षण भी कर लेंगे परिणामों का कि हाँ देखो इसको चेक किया, इसने मदद नहीं की, इससे बोला इसने मदद, तो मूल्यांकन कर लेंगे कि यार पड़ोसी तो बेकार ही होते हैं। तो इस तरह जीवन को भी सरल बनाया जा सकता है। तो बहुत सारे और भी महत्व आप इसमें जोड़ सकते हैं। गुण, ये लगभग वही चीज़ें हैं गुणों में भी जो हमने अभी पढ़ी हैं इसमें, कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है, क्रिएटिविटी आती है, सृजनात्मकता, अवबोध की क्षमता, क्योंकि अवलोकन से ज्ञान हो रहा है, अनुभव से ज्ञान हो रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, अवबोध बढ़ेगा। सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान का सामंजस्य, ये इंपॉर्टेंट है। भाई अभी तक तो हमने सिद्धांत रूप में चीज पढ़ी, लेकिन जब हम अनुभव से उसको व्यवहारिक रूप में हम सीखेंगे, देखेंगे, तो हम दोनों में सामंजस्य कर पाएंगे कि यार वास्तव में मैंने ऐसा पढ़ा और ये एकदम बात व्यवहारिक रूप से भी सही है, जीवन आसान हो जाएगा। सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष का सामंजस्य हो गया। संश्लेषण और विश्लेषण की क्षमता, जोड़ तोड़ करने की, चीजों को संश्लेषित करने की और उनको अलग अलग करने की क्षमता भी, यानी कि उचित और अनुचित का ज्ञान आपको हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप यहां जोड़ सकते हैं उचित व अनुचित का ज्ञान, ये भी आपको इसमें हो जाएगा। तो ये अनुभाविक साक्ष्यों के कुछ गुण हैं। चलिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे 2 वाली दूसरी यूनिट का। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।